नमस्कार। जिस डॉक्टर ने जिंदगी बचाने की कोशिश की थी वही बन गया मौत का सौदागर। डॉक्टर ऑफ डेथ देवेंद्र शर्मा, ये वही केस है जिस डॉक्टर ने 125 बार किडनी ट्रांसप्लांट की और एक किडनी पर 5 से 7 लाख रुपए कमाए। कुल प्रॉफिट एक किडनी पर 7 लाख रुपए और आज तक की उनकी संपत्ति 85 लाख रुपए। 50 से ज्यादा मर्डर, 7 बार उम्र कैद की सजा, 1 बार फांसी की सजा। लेकिन कमाल की बात यह है कि आज तक पुलिस वालों को एक लाश भी नहीं मिली। हम बात करेंगे कासगंज की वही खूनी झील की जहां पर मगरमच्छ एक बहुत ही भारी तादाद में मिलते हैं और सबूत एक भी लाश का नहीं मिलता। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा एंड यू आर वॉचिंग हु डिड इट। देवेंद्र शर्मा यानी डॉक्टर ऑफ डेथ, इनका जन्म होता है अलीगढ़ के उत्तर प्रदेश में। अब देवेंद्र एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उन्होंने डिग्री करी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक एंड मेडिसिन। अब हालांकि डिग्री लेने के बाद उन्होंने एक क्लिनिक खोला और क्लिनिक खोलने के बाद वो राजस्थान चले गए। राजस्थान में उन्होंने चलाया जनता क्लिनिक। 11 साल तक डॉक्टर का पेशा उन्होंने अच्छी तरह निभाया। लोगों ने उन्हें कहा कि वो एक जिम्मेदार नागरिक और एक रिस्पेक्टेबल डॉक्टर है। लोगों ने उन्हें वैद्य जी के नाम से भी बुलाया। और बट होता है कि एक समय ऐसा आता है कि संगति दोस्तों की सब कुछ खराब कर देती है। बट ऐसा ही हुआ कि जब देवेंद्र शर्मा अपने दोस्तों से मिले और दोस्तों ने उन्हें राय दी कि आप एक एलपीजी गैस सिलेंडर की कंपनी चलाएं और उसमें इन्वेस्ट करें। अब देवेंद्र शर्मा एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में अपने बीवी और बच्चों के लिए 11 लाख रुपए जोड़े। अब 11 लाख रुपए जोड़ने के बाद अपनी सारी उम्र भर की पूंजी उस एलपीजी गैस सिलेंडर में लगा दी और हुआ क्या, मिला सिर्फ एक धोखा। वो एलपीजी गैस सिलेंडर की कंपनी भाग गई और देवेंद्र शर्मा की नौकरी और सारी चीज स्टेक पे आ गई। अब फाइनेंशियल लॉसेस होने के बाद देवेंद्र शर्मा ने अपना राजस्थान वाला क्लिनिक बंद कर दिया और शिफ्ट हो गए अपने पुराने डिस्ट्रिक्ट में जिसका नाम था अलीगढ़। अब अलीगढ़ में आने के बाद संगति शुरू हुई उन दोस्तों की और उनमें से उनका एक दोस्त निकल के आया जो एक दिल्ली का बहुत ही मशहूर डॉक्टर था। अब जब ये दोनों मिले तो दिल्ली वाले डॉक्टर ने देवेंद्र शर्मा को एक राय दी कि आजकल किडनी ट्रांसप्लांट का बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है। और यहां से शुरू हुआ वो खूनी खेल जहां इन डॉक्टर्स ने एक प्रोफेशनल टीम्स बनाई और 125 से ज्यादा किडनियां ट्रांसप्लांट करी। जैसा कि पहले भी बताया गया कि एक किडनी पे प्रॉफिट 5 से 7 लाख होता था और इनकी कुल संपत्ति किडनी ट्रांसप्लांट से 85 लाख यानी 85 लाख से भी ज्यादा की कमाई की गई। बट एक समय ऐसा आया देवेंद्र शर्मा की जिंदगी में जब डोनर ही मिलने बंद हो गए। और जब डोनर नहीं मिले तो देवेंद्र शर्मा के जहन में एक ख्याल आया कि हम जब किडनी निकाल ही रहे हैं तो क्यों ना हम इंसानों की जिंदगी भी ले लें और वो जिंदगी लाश बना दें। अब जब देवेंद्र शर्मा को कोई भी किडनी डोनर नहीं मिला तो उसने तंग आकर कुछ नया करने का सोचा। अब देवेंद्र शर्मा ने एक फेक गैस एजेंसी खोली और बहुत सारे ट्रक्स बुक करे। अब उन ट्रक्स को जब ड्राइवर लेके आते थे तो देवेंद्र शर्मा उन ड्राइवर के साथ खुद बैठ जाता था। अब जब वो खुद ट्रक ड्राइवर्स के साथ बैठता था तो उन ट्रक्स को सुनसान जगह पर ले जाकर उनके ड्राइवर्स को मार देता था। अब जब ड्राइवर्स मर जाते थे तो इनकी प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स टीम हमेशा तैयार रहती थी कि अब किडनी निकाली जाए और ये किडनी निकाल देते थे। और अब शुरू होता है वही खूनी झील का सिलसिला जहां पर ये किडनी निकालने के बाद बॉडी को कासगंज के एक हजारा नदी के किनारे फेंक देते थे जिससे बॉडी आज तक पुलिस को नहीं मिली गई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया 2004 के बाद इस बिजनेस में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी और इनको लगने लगा कि शायद ये पकड़े जाए। तो देवेंद्र शर्मा ने तंग आकर इस बिजनेस को छोड़कर एक
प्रोफेशनल टैक्सी ड्राइवर्स को हायर करना शुरू किया। अब देवेंद्र शर्मा एक टैक्सी हायर करता था गुड़गांव से दिल्ली जाने के लिए, जहां पर वो निशाना बनाता था उबर या ओला के टैक्सी ड्राइवर्स को और उनको सुनसान जगह पर ले जाकर उनको मार देता था और फिर प्रोफेशनल तरीके से एक टीम तैयार, किडनी निकाल दी जाती थी और डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता था हजारा नदी के पास। अब शुरू होती है एक ऐसी पहल, एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन कि आखिर डॉक्टर देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर ऑफ डेथ डेड बॉडीज के साथ ऐसा क्या करता था कि 21 साल तक पुलिस को आज तक कोई लाश नहीं मिली। जी, हम बात कर रहे हैं हजारा नदी की, जो कासगंज के उत्तर प्रदेश में है। और ये झील मशहूर भी इसलिए है क्योंकि लोग गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ पर भूखे मगरमच्छ को देखने आते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि इस नदी के मगरमच्छ इतने खूंखार है कि जिंदा और मुर्दा लाशों को निगल जाते हैं और एक भी ट्रेस और एक भी निशानी नहीं छोड़ते। अब देवेंद्र शर्मा गर्मियों की छुट्टियों में बचपन से ही इस नदी को देखने जाता था और इस नदी से बहुत ही प्रभावित था। आज तक देवेंद्र शर्मा ने जो लाशें कासगंज के हजारा नदी में फेंकी है, एक भी लाश पुलिस को नहीं मिली है। अगर देवेंद्र शर्मा को साबित करना है कातिल, तो पुलिस वालों को ये जरूर दिखाना पड़ेगा कि ये लाश के कुछ टुकड़े उस समुद्र में मिले हैं। लेकिन हमारा कानून कहता है कि जब तक डायरेक्ट एविडेंस नहीं दिखाया जाए और नहीं मिला जाए तो कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिल सकती। तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बेनहा पर यहाँ पे पुलिस को कोई भी डेड बॉडी नहीं मिलती। अब देवेंद्र शर्मा को तो पता था कि इस पर्टिकुलर झील और या फिर इस नदी को यहाँ पे डेड बॉडी फेंकने से मगरमच्छ इतने भूखे हो जाते हैं कि एक भी डेड बॉडी नहीं मिलती है। अब ये नदी ब्रिटिशर्स के ज़माने की नदी है, ये एक टूरिस्ट स्पॉट भी है और ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर एक पुल भी बनाया था। और देवेंद्र शर्मा को तो पता ही था कि यहाँ पर अगर डेड बॉडी फेंकी जाएगी तो कोई भी लाश पुलिस वालों को नहीं मिलेगी। और यहाँ तक आज तक 2025 तक एक भी लाश पुलिस वालों को बरामद नहीं। 1998 से लेकर 2004 तक 6 साल निकल गए। इन्हीं 6 साल में देवेंद्र शर्मा ने 50 से भी ज्यादा मर्डर किए। लेकिन 2004 में कुछ ऐसा होता है जिससे देवेंद्र शर्मा यानी डॉक्टर ऑफ डेथ को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अब ऐसा होता क्या है? अब देवेंद्र शर्मा अपनी आदत से मजबूर फिर टैक्सी बुक करता है और इस बार जो ड्राइवर होता है वो कुछ समझदार ही निकलता है। अब टैक्सी अलीगढ़ की तरफ बुक की जाती है। देवेंद्र शर्मा टैक्सी में बैठता है। अब ये सफ़र वैसे ही शुरू होता है। ये वही मोटिव और उसी इंटेंशन के साथ कि किडनी निकाल दी जाएगी, देवेंद्र शर्मा की उसी इरादों के साथ ये टैक्सी चल रही होती है। बट इसका ड्राइवर कुछ समझदार होता है। ड्राइवर को पता होता है कि इसी अलीगढ़ के एरिया में 60 किलोमीटर के अंदर कुछ ऐसी वारदातें हुई है, ड्राइवर्स की किडनी निकाली गई है। तो ये ड्राइवर परेशान हो जाता है और कुछ ना कुछ अंदेशा होता ही है इस ड्राइवर को कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है। तो ड्राइवर समझदार निकलता है। तो ये ड्राइवर इस गाड़ी को कुछ ऐसी जगह पे जाके रोक देता है जहाँ पे बहुत भीड़ वाला इलाका होता है और देवेंद्र शर्मा को कह के निकल जाता है कि मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। और ये ड्राइवर सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और अपने साथ हुई सारी बात पुलिस स्टेशन में बताता है। अब पुलिस जाती है और देवेंद्र शर्मा को घर से अरेस्ट कर लेती है। अब पुलिस देवेंद्र शर्मा को पुलिस स्टेशन ले जाती है और शुरू होता है पूछताछ का सिलसिला। अब पूछताछ में ये पता चलता है कि देवेंद्र शर्मा ने 21 हत्याएं की है। लेकिन इन हत्याओं के साथ साथ पुलिस वालों को वो डेड बॉडीज, वो एविडेंस चाहिए होता है जिससे कोर्ट में प्रूव हो पाए कि हत्याएं देवेंद्र शर्मा ने की है। अब पुलिस वाले देवेंद्र शर्मा से पूछ रहे हैं कि तुमने 21 हत्याएं करी है। देवेंद्र शर्मा कहते हैं नहीं 21 नहीं 50।
पुलिस वाले फिर पूछते हैं कि तुमने 21 हत्याएं करी है। देवेंद्र शर्मा फिर से बोलता है नहीं, 50 हत्याएं की है। अब उसकी इस गवाही के बाद एक सर्च ऑपरेशन शुरू होता है और पुलिस जाती है उसी हजारा नदी में और देखती है वो एविडेंस और वो लाशें जो आज तक पुलिस को नहीं मिलती। अब शुरू होती है कोर्ट की कार्रवाई, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, जिसमें देवेंद्र शर्मा पर 21 हत्याओं का आरोप होता है और उसको सजा मिलती है 7 पर्टिकुलर हत्याओं में। अब 7 बार उम्र कैद की सजा कोर्ट उसे सुना देती है, बट एक केस के अंदर उसको फांसी की सजा सुनाई देती है क्योंकि एक केस में विटनेस सामने आ जाता है और देवेंद्र शर्मा के खिलाफ गवाही दे देता है। अब देवेंद्र शर्मा 16 साल तक 2004 से लेके 2020 तक जयपुर की सेंट्रल जेल में बंद होता है और उसके ऊपर और भी केसेस अभी भी पेंडिंग चल रहे होते हैं। अब सिलसिला शुरू होता है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बाद पेरोल का। अब पेरोल की अगर बात की जाए तो 2020 में देवेंद्र शर्मा ने 16 साल जेल में काटकर पेरोल के लिए अप्लाई किया। अब पेरोल एक तरह से है कि आपको कोई अगर फैमिली इमरजेंसी है, आपकी फैमिली में कोई फंक्शन है, या फिर आपकी तबीयत खराब है, या फिर आपने जेल के सारे कानूनों को पालन किया है, तो कोर्ट आपके गुड बिहेवियर को देखते हुए आपको कुछ दिनों की मोहलत दे देता है। अब देवेंद्र शर्मा ने 15 दिन का पेरोल कोर्ट से मांगा और कोर्ट ने देवेंद्र शर्मा को 15 दिन का पेरोल ग्रांट कर दिया। अब होना क्या है, जब पेरोल खत्म हुआ तो देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर डेथ को वापस जेल में आना था और वो इस बार जेल में नहीं आता है। अब अगर इनका बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे, इनके बीवी और बच्चों ने भी जब ये सुना होता है कि देवेंद्र शर्मा एक 50 हत्याएं कर उसकी सजा काट रहा है, तो इसको बीवी और बच्चे तो छोड़ देते हैं, लेकिन जब वो पेरोल पे जाता है तो दूसरी शादी कर लेता है और दिल्ली में रहने लगता है। और हैरानी की बात यह है कि दिल्ली के अंदर वो प्रैक्टिस कर रहा होता है और कनॉट प्लेस में कोई प्रॉपर्टी भी बेचने की कोशिश करता है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको टिप मिलती है कि देवेंद्र शर्मा पहले राजस्थान के दौसा में रह चुका होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद देवेंद्र शर्मा को पुलिस पकड़ लेती है दिल्ली में और जयपुर सेंट्रल जेल से देवेंद्र शर्मा को शिफ्ट कर देती है दिल्ली की तिहाड़ जेल में। अब होता क्या है, 2023 अगस्त में देवेंद्र शर्मा फिर पेरोल के लिए अप्लाई करता है। अब कानून तो ये कहता है पेरोल का कि अगर एक बार आप पेरोल एब्सकॉन्ड कर दे, वापस ना आए, तो आपको दूसरी बार पेरोल नहीं मिलना चाहिए, लेकिन कोर्ट फिर से पेरोल ग्रांट कर देता है और इस बार फिर देवेंद्र शर्मा, जहां उसको दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर फिर से आना होता है, वो फिर से लौट के नहीं आता और फिर से भाग कर चले जाता है। अब 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल से देवेंद्र शर्मा पेरोल पे भागा होता है, एक भगोड़ा बन जाता है। 2 साल से देवेंद्र शर्मा की तलाश पुलिस कर रही थी, लेकिन इस पुलिस के हाथों में देवेंद्र शर्मा आज तक नहीं आया था। तो पुलिस एक सेल बनाती है, एक स्पेशल सेल बनाती है और कहती है कि सारे काम छोड़कर इस काम पे लग जाओ। तो पुलिस की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिस टिप के बारे में हमने पहले भी बात करी थी कि दौसा के राजस्थान में देवेंद्र शर्मा एक बार गया था, तो पुलिस अपनी ही एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म में उस आश्रम में रहने जाती है और सिविल ड्रेस में रहने के साथ साथ पुलिस आश्रम में सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करती है। अब पुलिस को टिप मिलती है कि एक व्यक्ति जो कि बाबा के भेष में रामेश्वर धाम, जो कि दौसा के राजस्थान में रह रहा था, पुलिस उसी आश्रम में अपना डेरा जमा लेती है। लेकिन हम इंडिया में हैं और आश्रम से किसी ऐसे इंसान को अरेस्ट करना जो कि एक बाबा में है, खुद में ही एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो पुलिस को शक होता है, तो पुलिस के कुछ लोग बाबा के भक्त बन जाते हैं। जो बाबा के भक्त होते हैं उनका इंटरव्यू करते हैं और उनको कुछ फ़ोटो चुरा लेते हैं और वो सारी फ़ोटोज़ भेजते हैं अपनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के बाद।
क्योंकि देवेंद्र शर्मा 2 साल बाद उसकी इतने सारे बाल बढ़ जाते हैं, उसकी आंखें थोड़ी अजीब सी हो जाती है, उसके हाथ बदल जाते हैं, उसका फेस बदल जाता है। तो ये कहना कि देवेंद्र शर्मा पहला ही दिखता था वैसे ही दिखता था बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो पुलिस अपनी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को देवेंद्र शर्मा की एक पिक्चर भेजती है। तो ये पता लगाया जाता है कि इंसान सब कुछ बदल सकता है लेकिन अपनी नाक और आंखें नहीं बदल सकता। आइरिस स्कैन और फेशियल स्कैन और बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिसे इंसान नहीं बदल सकता, और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने देवेंद्र शर्मा को पकड़ते हुए और ये सब निकालते हुए कि यही देवेंद्र शर्मा है, पुलिस रामेश्वर धाम से देवेंद्र शर्मा को अरेस्ट कर लेती है। बट ये एक मुद्दा है, क्या इतने सारे पेरोल एब्सकॉन्ड करने के बाद भी क्या देवेंद्र शर्मा को फिर से पेरोल देना चाहिए था? अब डॉक्टर एक हिप्पोक्रेटिक ओथ लेते हैं। ये वही हिप्पोक्रेटिक ओथ है जहां पे डॉक्टर वादा करता है कि मैं अपने मरीजों का ख्याल रखूंगा, अपने मरीजों की देखभाल करूंगा, मैं निष्ठा से काम करूंगा, मैं लगन से काम करूंगा और खुद से पहले निरोगी पेशेंट्स को देखूंगा। बट देवेंद्र शर्मा क्या एक ऐसा डॉक्टर निकला? आज भी हम सवाल करते हैं कानूनों पे जिसने देवेंद्र शर्मा को डिग्री गई, जिसने देवेंद्र शर्मा को जेल से भगाया, और आज भी हम वो क्वेश्चन करते हैं। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जो जीवन देने का वादा करता था, वो जीवन छीनने वाला सीरियल किलर निकला। समाज में ऐसे कई चेहरे हैं जो सामने से इंसान दिखते हैं लेकिन अंदर से शैतान हो सकते हैं। ऐसी और भी स्टोरीज को जानने के लिए लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करें। हम इसके बाद और भी दिलचस्प एपिसोड आपके सामने रखेंगे और अपनी राय जरूर कमेंट्स में लिखिए। सतर्क रहिए। हैट्स ऑफ टू यू एंड साइनिंग ऑफ।